स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक जर्मन साइंटिस्ट साइमन ओहम ने 1826 को ये लॉ पेश किया। ये लॉ डीसी सर्किट्स की फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान ताल्लुक़ को बयान करता है। तो स्टेटमेंट कुछ यूँ है इसकी कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across the ends provided the physical state such as temperature of the conductor does not change। क्योंकि फिज़िकल स्टेट चेंज होगी यानी टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, तो इससे करंट विल नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो प्रोपोर्शनैलिटी चूँकि डिस्टर्ब होगी, तो इसलिए ये प्रोविजन है यहाँ पे कि फ़िज़िकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर चेंज नहीं होनी चाहिए ओहम्स लॉ को ओबे करवाने के लिए। तो इसकी मैथमेटिकली इसको हम लिखेंगे I प्रोपोर्शनल टू V और I इज़ इक्वल टू 1/r इंटू V। इसको रीअरेंज करें तो V विल बी इक्वल टू IR हो जाएगा। ये फेमिलियर फॉर्म है ओहम्स लॉ की जिससे हम सब वाकिफ़ हैं। यहाँ पर R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पर आया है और इसको रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहा जाता है। और रेजिस्टेंस इज़ डिफाइंड एज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। इट इज़ मेजर ऑफ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर। इसको आर्स की सिंबल देते हैं और इसका यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास होगा ओहम। साइमन ओहम के नाम पर इसके यूनिट को ओहम बोला जाता है। तो ओहम को ग्रीक अल्फ़ाबेट ओमेगा से लिखते हैं, इस तरह लिखा हुआ है, ये सिंबल इसकी बनी हुई है कि फार्मूले को देखें तो R इज़ इक्वल टू V/L हो जाएगा और यहाँ 1 ओहम विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट बाय एम्पेयर। या इसको फिर सिम्बॉलिकली लिखें तो VA इनवर्स हो जाएगी ओहम कि 1 ओहम इज़ इक्वल टू वोल्ट पर एम्पेयर। और इसको हम डिफ़ाइन कुछ इस तरह से करेंगे कि रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओहम इफ़ 1 एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर अगेंस्ट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो रेजिस्टेंस कुछ बातों पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस जिन मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो हैं डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, जैसा कि लेंथ और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसी तरह से फिज़िकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेस एट्सेट्रा, इन पर भी डिपेंड करती है और नेचर ऑफ द कंडक्टर पर भी डिपेंड करती है। तो याद रखें रेजिस्टेंस का काज होता है, रेजिस्टेंस का काज होगा कि रेजिस्टेंस अराइजेस ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मूविंग चार्जेस विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। कि रेजिस्टेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग चार्जेस की एटमों के साथ जो टकराव होता है उससे ओरिजिनेट करती है। तो ये टकराव जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो यहाँ हमने जो 3 फैक्टर्स गिनवाए हैं, लेंथ के चेंज होने से भी रेजिस्टेंस पर फ़र्क पड़ेगा, वो जो टकराव है कोलिजन बिटवीन मूविंग चार्जेस एंड एटम्स उस पर फ़र्क पड़ेगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के चेंज होने से भी फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर के चेंज होने से भी फ़र्क पड़ता है उस पर, और इसी तरह से उस पर अगर स्ट्रेस या प्रेशर कंडक्टर पर लगा दें तो उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी और डायमेंशन चेंज होंगी तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस अगेन चेंज होगी। और तीसरी बात होती है कि कॉपर का एक अपना इंटरनल स्ट्रक्चर है, सिल्वर का अपना स्ट्रक्चर है, इसी तरह से गोल्ड का अपना स्ट्रक्चर है। तो सब कंडक्टर्स की नेचर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कि उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर एट्सेट्रा कैसा है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम ओहम्स लॉ की बेस पर कंडक्टर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 होता है ओहमिक कंडक्टर्स। तो ओहमिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स विच ओबे ओहम्स लॉ स्ट्रिक्टली and non-ohmic conductors are those conductors which does not obey Ohm's law। तो यहाँ
इसकी एग्जांपल्स में देखें तो मेटेलिक कंडक्टर्स आ जाते हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स ओहमिक होते हैं, जैसा कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह आ गए। और इसी तरह से सेमीकंडक्टर, डायोड, टंगस्टन फिलामेंट, थर्मिस्टर, ये सारे नॉन ओहमिक होंगे। तो ओहमिक होने के लिए, ओहमिक कंडक्टर होने के लिए याद रखिएगा कि I और V के दरमियान अगर ग्राफ बनाया जाए, जैसा कि यहाँ आपको शक्ल में नज़र आ रहा है कि V एक्स एक्सिस पर है, I y एक्सिस पर है, तो जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। और स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि स्लोप ऑफ द ग्राफ कांस्टेंट है। तो किसी भी कंडक्टर के ओहमिक कंडक्टर होने के लिए, ओहम्स लॉ को ओबे करने के लिए ये शर्त पूरी करना ज़रूरी है कि ये स्ट्रेट लाइन आए और इसकी स्लोप कांस्टेंट हो, तो ऐसा कंडक्टर तो ओहमिक कंडक्टर होगा। जैसा कि मेटल्स में ऐसा ग्राफ बनता है। लेकिन अगर हम दूसरे ग्राफ्स देखें, डायोड्स का, सेमीकंडक्टर डायोड्स का देखें, तो शुरू में स्लोप कम है, बाद में स्लोप राइज करती है, ज़्यादा हो जाती है, तो स्लोप चेंज हो रही है, ये ओहमिक डिवाइस नहीं होगा। इसी तरह से फिलामेंट बल्ब है, इसकी शुरू में स्लोप ज़्यादा है लेकिन बाद में स्लोप कम हो जाती है, तो ये ग्राफ ऑफ फिलामेंट बल्ब भी ओहमिक नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम इसमें थर्मिस्टर्स को देखें, तो थर्मिस्टर्स की भी शुरू में स्लोप कम होती है और बाद में स्लोप राइज करती है, तो ये थर्मिस्टर्स भी ओहमिक डिवाइस नहीं होंगे। थैंक यू।